आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो का मकसद यही है कि जब हमारे लॉ के स्टूडेंट या लॉ में महारत हासिल करने वाले लोग लॉ को पढ़ते हैं या लॉ की परीक्षा देते हैं तो वह क्या गलती करते हैं लॉ पढ़ते समय। लॉ का सब्जेक्ट पढ़ना इंजीनियरिंग की कोई ड्राइंग पढ़ने जैसा होता है। अगर एक जरा सी भी चूक हुई तो उस ड्राइंग का परिणाम पूरी बिल्डिंग, पूरा ब्रिज या जो भी हम डिज़ाइन बनाया पूरी कोलैप्स कर सकता है। तो इसीलिए यह वीडियो बनाई गई है कि जो हमारे लॉ के स्टूडेंट हैं, वर्षों वर्ष जुडिशरी की, एपीओ के एग्ज़ाम की और अन्य लीगल फील्ड में तैयारी करते हैं बट वह सफल नहीं हो पाते। ये जो वीडियो है ये मेरे अनुभव के अनुसार मैंने बनाई है। मैं काफ़ी समय से जो है सोच रहा था कि एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसका सभी स्टूडेंट्स को और अधिवक्ताओं को फ़ायदा मिले। आज मैं इसमें बहुत ही ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो स्टूडेंट्स जुडिशरी की तैयारी कर रहे होंगे उनको लाभ रहे। अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ कि कैसे हमें जो है लॉ सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। नॉर्मली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में लॉ सब्जेक्ट्स के बारे में 2-3 धारणाएं हैं कि उसको पढ़ने के 2-3 तरीके हैं, पर मैं स्पेशली बता रहा हूँ जो स्टूडेंट्स चाहता है कि मैं पहली बार में ही अच्छे से तैयारी करके उस विषय को महारत हासिल कर लूँ और मैं जो भी एग्ज़ाम दूँ उसमें पास कर लूँ। तो सबसे ज़रूरी है इसमें लॉ पढ़ते समय नॉर्मली हम सब्जेक्ट को उठाते हैं, उसका हम चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं, चैप्टरों को याद कर लेते हैं, उसके हेडिंग के बारे में पढ़ते हैं, सेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, सेक्शंस के हेडिंग याद कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वह हेडिंग तो याद रखते हैं बट हेडिंग के अंदर क्या मटीरियल है उसके बारे में याद नहीं रखते। कुछ स्टूडेंट्स हेडिंग याद करते हैं, सेक्शन याद करते हैं और उस हेडिंग के अंतर्गत पूरी चीज़ याद नहीं करते, मोटा मोटा याद कर लेते हैं। ठीक है, अब यह मैं क्यों बता रहा हूँ, ये वह अनुभव है जो मैंने अपने जीवन में देखा है और फील किया है। ठीक है, अब और क्या हम गलतियाँ करते हैं। जिस समय हम पढ़ते हैं हमने पूरी बुक पढ़ ली, हम बहुत जल्दबाजी दिखाते हैं कि मेरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, बट सब्जेक्ट कंप्लीट होना सही मायने में सही रणनीति या सही तरीका नहीं है। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं केस लॉ याद कर लूँ, रट लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। वह भी मुझे नहीं लगता कि सही रणनीति है। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मेन मुद्दे पे आऊँगा। जब भी आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं कुछ बारीक बारीक चीज़ों पे ध्यान देना है। जैसे मैं अगर आपसे बात करूँ कि राज्य की परिभाषा के बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ। भारतीय संविधान में मूल अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 12 में परिभाषा दी गई है राज्य की। जब उस परिभाषा को पढ़ते हैं तो हमें कैसे पढ़ना है मैं वही बताना चाह रहा हूँ। हमें हर शब्द पे ध्यान दीजिएगा, हमें हर शब्द पे अपना ध्यान अंकित करना है कि वह शब्द जो हमने पढ़ा है क्या वह इस अधिनियम की परिभाषाओं में से तो नहीं है। अगर इस अधिनियम की परिभाषाओं में से है तो सबसे पहले उस शब्द के बारे में आपको मालूम होना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम आगे बढ़ते हैं कहाँ पे कॉमा लगा है, कहाँ पे और लगा है, कहाँ पे या लगा है, कहाँ पे तथा लगा है और कहाँ पे अगर हम अंग्रेजी में बात करें शैल है, विल है, कैन है। हिंदी में बात करें तो कहाँ पे जो है बाध्यता है, कहाँ पे मैंडेटरी है और कहाँ पे न्यायालय को विवेक यूज करना है। वो सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है जब हम लॉ को पढ़ रहे हैं। जैसे मैं एक उदाहरण के साथ बताता हूँ। आईपीसी में एक धारा है 403। यह जो धारा बताती है संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोजन बताती है। मैंने क्या बोला, हर शब्द पे ध्यान देना है। यहाँ बोला गया संपत्ति,
अब संपत्ति की परिभाषा चेक करनी चाहिए कि संपत्ति क्या आईपीसी में, क्या भारतीय दंड संहिता में कहीं पे परिभाषित है। अगर परिभाषित है तो सबसे पहले वह है, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि संपत्ति किस धारा में आती है। अब यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि यह कौन सी संपत्ति है। यह जगन संपत्ति है, यह मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है। आईपीसी में मूवेबल के बारे में बताया है, इमूवेबल के बारे में बताया। आईपीसी में जो बताया गया है, धारा 22 में जगन संपत्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि हर एक शब्द का अपना इम्पोर्टेंस है। तभी लॉ लिखने वालों ने बहुत ही बारीकी से लॉ लिखा है, और जब हम इसे प्रैक्टिकल में अप्लाई करते हैं तो उसका कुछ औचित्य होता है, कोई मीनिंग होता है। अब आगे हम बात करते हैं संपत्ति का बेईमानी से। अब बेईमानी की परिभाषा हमें चेक करनी चाहिए कि बेईमानी के बारे में कहाँ बताया गया है। धारा 24 में बताया गया है। तो जब तक हमें धारा 24 नहीं पता होगी, हम कैसे जो है उस विषय पे महारत हासिल करेंगे। हमारा मकसद है विषय पे महारत हासिल करना, एक्सपर्ट बनना। समझ गए। अब आगे बेईमानी के बाद दुर्विनियोजन के बारे में देखो। दुर्विनियोजन की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। अगर नहीं दी गई है तो हमारे पास जर्नल रूल एक्ट है, वहाँ पे देखो वहाँ पे क्या बोला गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे इस हेडिंग हमने समझ लिया। हेडिंग समझना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हेडिंग के अंदर जाएंगे। अब अंदर हम बोलेंगे जो कोई बेईमानी से। अब नॉर्मली हम पढ़ लेते हैं जो कोई बेईमानी से, बट जो कोई कौन है, कौन है वो, कहाँ है वो। जो कोई की परिभाषा आप धारा 10 में देखोगे आईपीसी में, वो समझो कि वो कौन है, क्या है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। अब अगर हम धारा 10 में जो कोई की परिभाषा माने तो वहाँ पे नर और नारी कोई भी हो सकता है, किसी भी आयु का हो सकता है। ये हमें पता होना चाहिए कि जो कोई का मतलब, जब संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोजन लगेगा तो कौन, नर भी हो सकता है, नारी भी हो सकता है, किसी भी एज का हो सकता है। क्या ये एक्सेप्शन में तो फॉल नहीं कर रहा है जो कोई, ये धारा, ये जो संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोजन है। तो जैसे ही हम धारा 10 पढ़ेंगे हमें समझ में आ जाएगा कि जो कोई का मतलब नर और नारी किसी भी आयु के हो सकते हैं। अब आगे जाते हैं बेईमानी। बेईमानी ऑलरेडी हमने पढ़ ली है धारा 24 में। तो आपने ध्यान दिया कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आपको जो भी अधिनियम आप पढ़ना चाहते हो, जो भी धारा आप पढ़ना चाहते हो, संयमता के साथ पढ़ना चाहिए। मैं जो भी लेक्चर देता हूँ वहाँ भी मैं यही बताता हूँ कि अधिनियम को पढ़ना संयमता से पढ़ना के बराबर है। आप गति से पढ़ लेंगे, गति से पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन उसमें महारत हासिल नहीं कर पाएंगे। महारत हासिल करने के लिए यही रणनीति सबसे ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। बेईमानी से किसी जगन संपत्ति, देखो हमने पहले ही संपत्ति के बारे में पढ़ लिया है कि संपत्ति कहाँ बताई गई है। संपत्ति यहाँ नहीं बताई गई, इस अधिनियम में संपत्ति नहीं, इस अधिनियम में जगन संपत्ति बताया है जो कि धारा 22 में है। तो हमने वो पहले ही पढ़ लिया उसको। का दुर्विनियोजन, का दुर्विनियोजन। अब हम दोबारा देखते हैं। जो कोई बेईमानी से किसी जगन संपत्ति का दुर्विनियोजन करेगा। अब गा पे ध्यान कर देना है। गा का क्या मतलब है, गा क्यों लगाया है, ठीक है। अब या का मतलब और अंग्रेजी में होता है, हिंदी में या होता है। अब या लगा दिया। या फिर कोई व्यक्ति, कोई जो कोई बेईमानी से किसी जगन संपत्ति का दुर्विनियोजन करेगा या फिर उसको अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर लेगा, यानी कर लिया है उसने, करेगा और कर लेगा। करेगा यानी करने वाला है, करेगा और कर लेगा, कर चुका है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना, या बोला यहाँ पे 2 वर्ष या जुर्माना, कोई भी एक चीज़ हो सकता है। अब आगे कॉमा लगा के फिर से या बोल दिया, या दोनों से दंडित किया जाएगा, आपको मैंने ये जो परिभाषा बताई गई, इसे बताने का केवल यही मतलब है इस धारा को कि आप उसे समझे। इसमें एक और चीज़ आप कर सकते हैं, कोरिलेट करें संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोजन, सेम धारा, सेम बातें जो यहाँ बताई गई और कहाँ बताई गई है,
सेम या सिमिलर, आसपास। तो जैसे ये धारा बताई गई है ऐसे ही सेम चोरी के बारे में भी है, 378 में भी यही बताया गया है, बस थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे जगन संपत्ति के बारे में बोल दिया गया है, ठीक है ना, थोड़ा सा ही अंतर है। अगर आप पढ़ेंगे तो ये अंतर, ये या का प्रयोग, ये हर शब्द का मतलब आपको समझना जरूरी है। आज मैं यही बताना चाहता था कि कैसे आपको किसी भी अनुच्छेद को, किसी भी धारा को, किसी भी सेक्शन को, किसी भी शब्द की परिभाषाओं को कैसे समझना है। इसमें एक और चीज़ हम ऐड कर सकते हैं कि इसमें केस लॉ उठाइए। केस लॉ कैसे पढ़ने हैं, लेटेस्ट पढ़ना है, पुराना पढ़ना है, बीच का पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है। केस लॉ में ध्यान रखिए, पढ़ते समय बस याद रखिए कि सबसे पहले इस धारा के बारे में हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय है उन्होंने पहला परिवर्तन तो कोई नहीं किया है, कोई चेंज तो नहीं किया है। कब किया है इसके बारे में, वो है सबसे पहले याद रखनी है कि सबसे पहले किस केस लॉ में इस धारा को इंकित करके एक बड़ी बात कही गई, फिर उसके बाद और क्या परिवर्तन किए गए, फिर वो कौन सा केस लॉ है, फिर उसके बाद लेटेस्ट आज के समय में इस धारा के बारे में क्या नई चीज बताई गई है। कोशिश करिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ही इसमें यूज़ करें। अगर वहाँ कुछ नहीं बताया गया है तब उच्च न्यायालय के निर्णयों में जाइए। तो आज एक और चीज़ इसमें ऐड करके मैं ख़त्म करूँगा वीडियो। इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि दृष्टांत, इलिस्ट्रेशन और एग्जाम्पल में अंतर समझ लीजिए। इलिस्ट्रेशन हमेशा अगर एग्ज़ाम में पूछी गई है तो कोई एग्जाम्पल मत दे दीजिएगा। इलिस्ट्रेशन और एग्जाम्पल में अंतर यही है कि इलिस्ट्रेशन वह है जो कि विधि के अंतर्गत बताए गए हैं, जो उदाहरण दिए गए हैं वह इलिस्ट्रेशन है। एग्जाम्पल वह है जो हम जर्नल, हम कुछ भी बना के किसी भी अपने किसी भी आंसर में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल और इलिस्ट्रेशन में यही अंतर है कि एग्जाम्पल हमारे खुद के बनाए हुए हैं, इलिस्ट्रेशंस लॉ के जो ज्ञाता है, जिन्होंने लॉ की बुक्स लिखी है, उनके द्वारा जो बुक में दिए गए एग्जाम्पल्स है वही इलिस्ट्रेशन कहलाते हैं। धन्यवाद। हो सकता है आपको ये वीडियो काम की लगे।